नमस्कार साथियों, आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और तैयारी भी अच्छे ढंग से आप सभी कर रहे होंगे। ठीक है, तो तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए। अब की बार यानी टीजीटी पीजीटी पार तो एकदम अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। सफलता के उत्तुंग शिखर पर पहुंचने का प्रयास करिए। आप सभी, समय कम है और समय धीरे धीरे व्यतीत होता जा रहा है, तो प्रयास करिए कि समय के साथ जो है चलिए। समय के साथ यदि आप नहीं चलेंगे तो पीछे कहीं ना कहीं हो जाएंगे। तो समय के साथ चलिए और पढ़ाई करते रहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए जो है हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रीतिकाल। रीतिकाल, तो जो रीतिकाल का शाब्दिक अर्थ है वह है परंपरा। क्या है रीतिकाल का शाब्दिक अर्थ? परंपरा है। और रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। किसमें मतभेद है? तो विद्वानों में मतभेद है रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में। तो आइए देखते हैं कौन विद्वान किसको प्रवर्तक मान रहा है यहाँ पर। तो जैसे कृपाराम जी हैं, कौन? कृपाराम। इनके रचना काल का समय है 1541 ईस्वी और ये कालक्रम की दृष्टि से माने जाते हैं। कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम जी जो है रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। और केशव दास को डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। कौन मानता है? डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। किस कारण मानते हैं? रचना एवं व्यक्तित्व की दृष्टि से मानते हैं। किस दृष्टि से मानते हैं? तो रचना एवं व्यक्तित्व की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र केशव दास जी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। और चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। कौन मानता है? तो चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं अविरल एवं अखंडित परंपरा के कारण। किसके कारण? अविरल एवं अखंडित परंपरा के कारण चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। और जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किसी भी बारे में मान लेते हैं वह जो है लगभग सही ही होता है। ठीक है, तो चलिए रीति ग्रंथों की परंपरा में जो पहला ग्रंथ है, रीति ग्रंथों की परंपरा में जो पहला ग्रंथ है वह कृपाराम की हित तरंगिणी है। क्या है? हित तरंगिणी है, जिसे 1541 ईस्वी में लिखा गया है। तो इसको कृपाराम की हित तरंगिणी 1541 को आप लोग याद रख लीजिए, एग्जाम में आने की संभावना है इसके। ठीक है, चलिए आगे है रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि के रस विलास और मतिराम के रसराज से माना जाता है। ठीक है, रीतिकाल का जो आरंभ है वह चिंतामणि के रस विलास और मतिराम के रसराज से माना जाता है। इन ग्रंथों की रचना 1633 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? तो 1633 ईस्वी में हुई है। और रीतिकाल के जो अंतिम कवि हैं वो हैं ग्वाल कवि, जिनकी रचना रसरंग। कौन सी रचना है इनकी? रसरंग 1853 के आसपास की है। और सर्वमान्य जो मत है उसके अनुसार आचार्य केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। तो सर्वमान्य मत के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य केशवदास जी को माना जाता है। और जो उत्तर मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? और श्रृंगार काल कहने के साथ ही साथ दो भागों यानी रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, रीति मुक्त। श्रृंगार काल कहने के साथ ही साथ दो भागों यानी रीतिबद्ध और रीति मुक्त में बांटकर पुनः जो रीतिबद्ध है, कौन सा? जो रीतिबद्ध है, पहले तो दो भागों में रीतिबद्ध और रीति मुक्त में बांटते हैं और पुनः रीतिबद्ध को रीति सिद्ध और रीतिबद्ध में बांटने का कार्य करते हैं। तो यह कार्य कौन करता है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी करते हैं। कौन करता है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी करते हैं। आगे जो है आता है रीतिबद्ध कवि और उनकी रचनाएं। ये जो रीतिकाल है, एक है इसमें रीतिबद्ध काव्य धारा जिसमें रीतिबद्ध कवि आते हैं, एक होता है रीति सिद्ध
और एक है रीति मुक्त। तो 3 प्रकार के कवि हैं यहाँ पर, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो जैसे टेट का एग्जाम हुआ तो टेट में जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वहां पर पूछ लेगा एग्जामिनर कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं है, तो रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं कौन कौन, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, दुजदेव, यानी 5 लोग आते हैं। कौन कौन, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और दुजदेव किसमें आते हैं, रीति मुक्त काव्य धारा में आते हैं। और रीति सिद्ध के अंतर्गत बिहारी जी आते हैं। और जैसे केशव दास जी हुए, चिंतामणि हुए, मतिराम हुए, भूषण हुए, ये सब किसमें आते हैं, ये सभी रीतिबद्ध में आते हैं। तो रीतिबद्ध में आने वाले कवियों की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए आप केवल इतना याद रखिए कि रीति सिद्ध में बिहारी दास जी आते हैं और जो रीति मुक्त काव्य धारा है उसमें घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और दुजदेव जैसे कवि आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रीतिबद्ध कवि और उनकी रचनाएं देखते हैं। इनका जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी। किसकी, केशव दास की। और इनका जो जन्म हुआ था वह ओरछा बुंदेलखंड में हुआ था। इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए कि केशव दास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, ओरछा बुंदेलखंड में हुआ था। और जो इनका उपनाम है वह है वेदांती मिश्र और पिता का नाम है काशीनाथ सिंह। और जो इनके आश्रयदाता हैं वह हैं इंद्रजीत सिंह और राम सिंह, इंद्रजीत सिंह और राम सिंह। और निम्बार्क संप्रदाय एक संप्रदाय है जिसमें इन्होंने दीक्षा लिया था। किस संप्रदाय में, तो निम्बार्क संप्रदाय में आचार्य केशव दास जी ने दीक्षा ग्रहण किया था। और ये कैसे कवि हैं, तो ये राम भक्त कवि हैं। और जो इनकी भक्ति है वह गारहस्थ प्रकार की है। किस प्रकार की इनकी भक्ति है, तो इनकी भक्ति गारहस्थ प्रकार की है। चलिए आगे बढ़ते हैं इनकी रचनाओं की ओर। इनकी कई रचनाएं हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी को मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। तो आइए देखते हैं। पहली जो रचना है वह है रसिक प्रिया। कौन सी है, रसिक प्रिया, जिसका समय 1591 है। तो रसिक प्रिया और रामचंद्रिका, उसके बाद कवि प्रिया, तो रसिक राम कवि रतन, इतना याद रखना। कितना, रसिक रा से रसिक, रा से राम, कवि प्रिया और रतन बावनी। और यहाँ वी से वीर, वी से विज्ञान, तो रसिक राम कवि रतन वीर विज्ञान जहांगीर। इस तरीके से आप लोग इसका सूत्र बना लीजिए और इसको कंठस्थ कर लीजिए। रसिक राम कवि रतन वीर विज्ञान, तो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंहदेव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, छंदमाला और नखसिक। तो इनकी जो रामचंद्रिका रचना है यह बेहद महत्वपूर्ण है। और रामचंद्रिका जो रचना है इसको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो रसिक प्रिया में 16 प्रकाश हैं। कितने प्रकाश हैं, 16 प्रकाश हैं। और जो रामचंद्रिका है उसमें 39 प्रकाश हैं और 56 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और कवि प्रिया में 16 प्रकाश हैं। तो रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं, 39 प्रकाश हैं और 56 प्रकार के छंद हैं। और जो रामचंद्रिका है इसमें छंदों की अधिकता के कारण, किसके कारण, छंदों की अधिकता के कारण आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है, इसे छंदों का अजायब घर कहा है। क्या कहा है, छंदों का अजायब घर। किसने कहा है, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों की अधिकता होने के कारण इसे छंदों का अजायब घर कहा है। और विज्ञान गीता जो रचना है यह प्रबोध चंद्रोदय को आधार बनाकर लिखा गया है। किसको, विज्ञान गीता को। तो वी से विज्ञान गीता और वी से वीर सिंहदेव चरित, दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिए। और रामचंद्रिका को
कौन? पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। कौन? पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। फुटकल कवित्वों का संग्रह मात्र कहा है। पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने रामचंद्रिका को क्या कहा है? तो फुटकल कवित्वों का संग्रह मात्र कहा है। और जो वीर सिंहदेव चरित और रामचंद्रिका है, ये दोनों कैसी रचनाएं हैं? प्रबंध हैं। क्या हैं? प्रबंध हैं। वीर सिंहदेव चरित और रामचंद्रिका ये दोनों प्रबंध हैं। और इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उन पंक्तियों को भी आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। पहली इनकी पंक्ति है कि भाषा बोलहि न जानई जिनके कुल के दास। भाषा बोलहि न जानई जहिके कुल के दास, तिन भाषा कविता करी जड़मति केशव दास। ये पहली पंक्ति है। और दूसरी पंक्ति है चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। और अगली पंक्ति है केशव केसन अस करी जस बहरिहु न कराय, चंद्र वदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाय। और जदपि सुजात सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत, भूषण वीरु न विराजई कमिता वनिता मित। यहाँ पर भूषण लिखा हुआ है, तो भूषण से कभी भूषण को मत समझ लीजिएगा। ये पंक्ति आचार्य केशव दास जी की है। जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत, भूषण वसन विराजई भूषण विनु न विराजई कविता वनिता मित। ये पंक्ति, ये चारों पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं और लगभग ये सभी पंक्तियां एग्जाम में पूछी गई हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। तो चारों पंक्तियों को आप सभी याद कर लीजिए। और ये जो केशव केसन अस्करी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। केशव केसन अस्करी जस बहरिहु न कराय, चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। और ये लास्ट वाली तो इंपॉर्टेंट है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चिंतामणि। चिंतामणि का जो उपनाम है वह मणिमाल मिलता है। क्या नाम है इनका उपनाम? मणिमाल। और इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। इनके कुल 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। रत्नाकर जो त्रिपाठी थे इनके पिता, इनके 4 पुत्र थे, चिंतामणि, भूषण, मतिराम और जटाशंकर। चिंतामणि, भूषण, मतिराम और जटाशंकर। और इनकी जो रचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कवि कुल कल्पतरु, तो का से कवि कुल कल्पतरु, का से काव्य विवेक और का से काव्य प्रकाश। तो ये तीनों रचनाएं सर्वांग निरूपण है। कैसी रचनाएं हैं? सर्वांग निरूपण रचनाएं हैं। कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। और रामायण रास्य रामायण, रास्य रसविलास। और कवित्व विचार, कवि श्रृंगार मंजरी। इनकी जो रचना है कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु, ये रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है ये रचना, तो इसको आप सभी याद कर लीजिए। कवि कुल कल्पतरु यानी चिंतामणि। और रस विलास भी याद कर लीजिए। क्या? रस विलास। चलिए आगे मतिराम जी को देखते हैं। मतिराम, इनका जो जन्म हुआ था वह फतेहपुर वनपुर में हुआ था। इनके आश्रयदाता 4 लोग हैं। कितने? 4 लोग हैं। एक जहांगीर, रूप सिंह बुंदेला, बूंदी नरेश, भाव सिंह और ज्ञान चंद्र। जहांगीर के आश्रय में रहकर फूल मंजरी लिखा। क्या लिखा? फूल मंजरी। फूल मंजरी इन्हीं के आश्रय में रहकर लिखा। और बूंदी नरेश, भाव सिंह के आश्रय में रहकर ललित ललाम लिखा। क्या लिखा? ललित ललाम। तो ललित ललाम इनकी रचना इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। ललित ललाम किसकी है? मतिराम की रचना है। किसकी रचना है? मतिराम की रचना है ललित ललाम। तो फूल मंजरी, रसराज। रसराज में श्रृंगार रस है और नायक नायिका का वर्णन भी है। तो अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसमें श्रृंगार रस है, तो रसराज ऐसी रचना है जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है
और नायक नायिका का भी वर्णन यहाँ पर हुआ है। तो फूलमंजरी, रसराज, ललित ललाम, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, अलंकार पंचासिका, मतिराम सतसई, छंद सार या वृत्त कौमुदी। तो रसराज और ललित ललाम ये दोनों रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और छंद सार या वृत्त कौमुदी इसको भी याद कर लीजिए। ये जो छंद सार या वृत्त कौमुदी है महाराजा सोलंकी को समर्पित है। किसको समर्पित है? महाराज सोलंकी को समर्पित है। कौन सी रचना? तो छंद सार, जिसे वृत्त कौमुदी के नाम से जाना जाता है। छंद सार या वृत्त कौमुदी। आगे आते हैं भूषण जी। कौन? भूषण। इनका जो मूल नाम है वह मिलता है घनश्याम। क्या मिलता है मूल नाम? मूल नाम घनश्याम है और भूषण इनकी उपाधि है। कहा जन्म कहाँ हुआ था? तो तिकवापुर यानी कानपुर में 1613 ईस्वी में हुआ था। कब जन्म हुआ था? तिकवापुर कानपुर में 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो उपाधि है भूषण, इसको चित्रकूट के राजा सोलंकी ने दिया था। किसने दिया था? तो चित्रकूट के राजा सोलंकी ने इनको भूषण की उपाधि दिया था। और इनकी रचनाएं हैं जैसे शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। सा से शिवराज भूषण और सा से शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ये जो शिवराज भूषण है इसमें 105 अलंकार हैं। कितने अलंकार हैं? 105 अलंकार हैं। और इनके आश्रयदाताओं में आते हैं शिवाजी, साहू जी, छत्रसाल, बुंदेला। कौन कौन? शिवाजी, साहू जी और छत्रसाल बुंदेला। तो इनकी यही तीनों रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी? शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। देखिए रीतिकाल ऐसा काल है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और बच्चे क्वेश्चन गलत करके भी आते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल या कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वहां से क्वेश्चन तो नहीं गलत करते हैं बच्चे, यहाँ तक कि आधुनिक काल से भी नहीं गलत करते हैं जितना गलत करते हैं यहाँ रीतिकाल से। तो रीतिकाल को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन यहाँ से गलत ना होने पाए। देखिए जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो तो हर व्यक्ति सही कर लेता है, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? कठिन क्वेश्चन में। तो रीतिकाल में बहुत सारे कवि हैं और उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और एक ही नाम से कई कवियों ने रचना की है। तो ये भी देखना यहाँ पर जरूरी है कि एक ही नाम से किस किस कवि ने रचना की है। ठीक है, तो रचनाएं यहाँ पर बहुत सारी हैं और रचनाओं को याद करना भी जरूरी है। चलिए आगे आ जाते हैं। देव जी। देव का जन्म इटावा में हुआ था। यह टीजीटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि देव कवि का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म इटावा में हुआ था। देव में वाह है और इटावा में भी वाह है। तो देव का जन्म कहां पर हुआ था? इटावा में हुआ था। कब? 1673 ईस्वी में हुआ था। और पूरा नाम इनका क्या है? देवदत्त। पूरा नाम क्या है? देवदत्त है। और इनकी तुलना बिहारी से की जाती है। किसकी तुलना? देव कवि की तुलना बिहारी से की जाती है। और इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखा है जैसे भाव विलास और भवानी विलास। तो भा से भाव विलास और भा से भवानी विलास और अष्टयाम। ये जो भवानी विलास है भवानी दत्त बैस पर लिखे हैं। इसको किस पर लिखे हैं? भवानी दत्त बैस पर लिखे हैं। और कुशल विलास कुशल सिंह पर लिखे हैं। और प्रेम चंद्रिका उद्योत सिंह के लिए बनाए थे। ठीक है। सुजान विनोद, इस रचना को याद कर लीजिए। भाव भवानी को याद कर लीजिए। ठीक है। और सुख सागर तरंग, सुजान विनोद में सुजान मणि को आधार बनाया गया है। और सुख सागर तरंग में अकबर अली खां है। कौन है? अकबर अली खां। और रस विलास, रस विलास रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रस विलास वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। रस विलास मोतीलाल सिंह के लिए इसको लिखा था इन्होंने। ठीक है। आगे है प्रेम तरंग। तो भाव विलास भवानी विलास, भाव विलास भवानी विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग और रस विलास।
रस विलास जो रचना है यह मोतीलाल सिंह के लिए इन्होंने लिखा था। तो शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो आप सभी ले सकते हैं। इनकी सारी रचनाएं भी शॉर्ट स्क्रीन में नहीं आएंगी, तो आप इतने का शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें ले लें, उसके बाद आगे का भी आप ले सकते हैं। चलिए, तो रस विलास इन्होंने मोतीलाल सिंह के लिए लिखा था। आगे रचना है प्रेम तरंग जाति विलास। देखिए, रस विलास और जाति विलास दोनों रचनाओं में विलास शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो रस विलास और जाति विलास में अपने यात्रा के अनुभवों को इन्होंने लिखा था। और आगे है देवचरित्र रसानंद लहरी शब्द रसायन या काव्य रसायन, जग दर्शन 25, देव माया प्रपंच याद कर लीजिए, ये रचना भी इंपॉर्टेंट है। देव माया प्रपंच प्रबोध चंद्रोदय को आधार बनाकर लिखी गई है। आत्मदर्शन 25, राग रत्नाकर देव शतक। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दिया इसमें जो रचना इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आप प्रयास करिए कि इनकी यानी देव कवि की सभी रचनाओं को याद कर लीजिए। जैसे सबसे पहले तो आप केशवदास की रचनाओं को याद करिए, चिंतामणि की रचनाओं को याद करिए, ठीक है, और देव कवि की रचनाओं को याद करिए। और इधर पद्माकर, भूषण, मतिराम, इनकी भी रचनाओं को आपको याद रखना है। तो चाहे कोई ट्रिक ही बना लीजिए, लेकिन आप सभी जो है इनकी रचनाओं को याद कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से किसी भी कवि की रचनाएं पूछी जा सकती हैं। तो आप जो है जैसे मान लीजिए 7 कवि इंपॉर्टेंट हैं, तो उसमें से 4-5 कवि की तो सभी रचनाओं को आप याद कर लीजिए। अगर विकल्प में वो 4 विकल्प में 2 विकल्प जो आप 4-5 कवियों की रचनाएं याद किए हैं, अगर 2 कवि वहां पर विकल्प में हैं तो आप याद किए रहेंगे उनकी सभी रचनाएं, तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि इन 4 विकल्पों में से ये 2 विकल्प तो हो ही नहीं सकता है। तो बचेगा 2 विकल्प और संभवतः आप वहां पर क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। तो चलिए, इन्होंने श्रृंगार को रसराज कहा था। क्या कहा था? श्रृंगार को रसराज कहा, तथा छल नामक 34वें संचारी भाव की कल्पना भी किया था। छल नामक 34वें संचारी भाव। आप लोग ये बताइए कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। बताइए आप सभी, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इन्होंने श्रृंगार को रसराज कहा तथा छल नामक 34वें संचारी भाव की कल्पना किया था, जिसकी परिणति अवहितता नामक संचारी भाव में होती है। और इनकी एक पंक्ति है काव्य रसायन से, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। और संभवतः आप सभी को ये पंक्ति याद भी होगी, पूरी ना सही, अधूरी ही सही, लेकिन याद जरूर होगी। क्या कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन। इस पंक्ति को आप सभी जो है बीए जब कर रहे थे तब आपने इस पंक्ति को जरूर पढ़ा होगा। इस पंक्ति को आप सभी याद कर लीजिए। चलिए आगे हम सभी पद्माकर जी को देखेंगे। तो पद्माकर का जो समय है वह है 1753 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक। ये बांदा के तैलंग ब्राह्मण थे और इनकी रचना जो है वह है प्रताप सिंह विरुदावली। क्या है? प्रताप सिंह विरुदावली। लेकिन जो इंपॉर्टेंट रचना है वह है जगत विनोद। क्या है? जगत विनोद इनकी जो रचना है यही एग्जाम में पूछी जाती है। जगत विनोद, इसमें जयपुर नरेश जगत सिंह के नाम पर ये लिखी गई है, ठीक है। जगत विनोद जयपुर नरेश जगत सिंह के नाम पर लिखी गई है। और अगली रचना है हिम्मत बहादुर विरुदावली, अलीजाह प्रकाश, पद्माभरण, प्रबोध 50।
ये जो पद्माभरण है इसको पद्माकर की रचना कहीं आप लोग ना समझ लेना, ठीक है। पासे पद्माकर, पासे पद्माभरण, लेकिन पद्माभरण किसकी रचना है? नहीं, पद्माकर ही को तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक बता रहे हैं। तो पासे पद्माकर और पासे पद्माभरण, तो पासे पद्माकर और पासे पद्माभरण, तो अगर पद्माभरण है तो पद्माकर आप सभी लगा देना। और पासे प्रताप सिंह बिरुदावली भी है। देखिए जो कवि हैं यहाँ पर उन्हीं के नाम से ही रचनाएं हैं लगभग लगभग। देखिए पासे पद्माकर, पासे प्रताप सिंह बिरुदावली, और पासे पद्माभरण, और पासे प्रबोध पचासा। इसी प्रकार से आप लोग कुछ ऐसे ही सेट कर लीजिए, ट्रिक बना लीजिए और याद करिए, ठीक है। चलिए, तो पासे प्रताप सिंह बिरुदावली, पद्माभरण और प्रबोध पचासा, 3 रचनाएं हैं पासे। पद्माभरण, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह बिरुदावली, और जो इंपॉर्टेंट रचना है वह है जगत विनोद। जयपुर नरेश जगत सिंह के नाम पर लिखा था। और पद्माभरण जो रचना है जयपुर में ही रचे, और इसमें अलंकारों का वर्णन है। किसका वर्णन है पद्माभरण में? तो अलंकारों का वर्णन है। और गंगा लहरी, गंगा लहरी भी याद कर लीजिए। राम रसायन और कलि 25, राम रसायन वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर लिखी गई रचना है, ठीक है। चलिए, और इनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे जीवन के अंतिम दिनों, पद्माकर साहब जीवन के अंतिम दिनों गंगा जी के विचार से कानपुर चले आए। कहाँ चले आए? गंगा जी के विचार से कानपुर चले आए। और यहाँ कितने वर्ष तक रहे? तो 7 वर्ष तक रहे। और गंगा के माहात्म्य पर गंगा लहरी नामक ग्रंथ लिखा। तो गंगा लहरी नामक ग्रंथ किस पर लिखा? गंगा जी के माहात्म्य पर इन्होंने गंगा लहरी लिखा। और जगत विनोद को श्रृंगार रस का सार कहा जाता है। श्रृंगार रस का सार जगत विनोद को कहा जाता है। तो चाहे सभी रचनाएं आप भूल जाइए पद्माकर की, लेकिन जगत विनोद आप नहीं भूलेंगे। यही रचना हूबहू पूछी जाती है। और आगे सेनापति जी हैं, इनकी भी 2 रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। आगे आते हैं भिखारी दास, जो कि प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। और प्रतापगढ़ में ट्योंगा के रहने वाले हैं। प्रतापगढ़ सिटी में जब आप जाएंगे तो वहीं से 2-4 किलोमीटर दूर ही ट्योंगा पड़ता है, वहीं के ये हैं भिखारी दास। इनका जन्म 1703 ईस्वी में हुआ था। और ये कायस्थ जाति के थे। इनके आश्रयदाता प्रतापगढ़ के राजा हिंदूपति थे। कौन थे? प्रतापगढ़ के राजा हिंदूपति थे। और इनकी जो रचनाएं हैं वह हैं रस सारांश, छा से छंदारणो पिंगल, और छा से छंद प्रकाश। और यहाँ पर काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नाम प्रकाश, अमर प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका। इनकी रचना जो रस सारांश है ये भी इंपॉर्टेंट है, रस सारांश। और बाकी इसको तो याद करने का टिक मैंने बता ही दिया। छा से छंदाड़ो पिंगल, छा से छंद प्रकाश। इधर काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नाम प्रकाश, अमर प्रकाश, विष्णु भाषा पुराण, शतरंज शतिका। इनकी जो पंक्ति है इसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कि आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई। आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम जसवंत जी के बारे में देखते हैं। जसवंत सिंह, इनकी एक रचना है भाषा भूषण और दूसरी है प्रबोध चंद्रोदय। दोनों ही रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय। तो भाषा भूषण ज्यादा पूछी जाती है। जयदेव की रचना चंद्रालोक को आधार बनाया गया है, किसमें? भाषा भूषण में।
भाषा भूषण जयदेव की रचना चंद्रालोक को आधार बनाया गया है। और प्रताप शाही की रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, रत्न चंद्रिका। रामचंद्रिका रचना किसकी थी? रामचंद्रिका, बताइए रामचंद्रिका रचना किसकी थी? कमेंट बॉक्स में बताइए साहब। यहां पर तो रत्न चंद्रिका है, पूछा आपसे क्या जा रहा है, रामचंद्रिका रचना किसकी है? रामचंद्रिका रचना किसकी है? कोई बात नहीं साहब, गिरते घुड़सवार ही मैदाने जंग में, गिरते घुड़सवार ही मैदाने जंग में वो लोग क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। कोई बात नहीं। तो इनकी रचना व्यंग्यार्थ कौमुदी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सभी याद कर लीजिए। व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही। और दूल्हा कवि की रचना है कवि कुल कंठाभरण, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। कवि कुल कंठाभरण दूल्हा कवि की रचना है। चलिए आगे रसलीन जी आते हैं, इनकी रचना है अंग दर्पण रस प्रबोध, दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अंग दर्पण इंपॉर्टेंट है। अंग दर्पण और रस प्रबोध। अंग दर्पण में नखशिख वर्णन है, क्या है? नखशिख वर्णन। और इनकी एक पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्ना। क्या? अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एहि बार। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। इनकी रचनाओं पर आइए देखते हैं। रस रहस्य, रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगड़ी, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, द्रोण पर्व, नख सिख। ये दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, एक रस रहस्य और संग्राम सार। रचनाएं तो कोई भी यहां पर पूछी जा सकती हैं, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट हैं, रस रहस्य संग्राम सार। संग्राम सार में महाभारत के द्रोण पर्व का वर्णन, देखिए यहां पर द्रोण पर्व का अनुवाद है ये, और यहां पर द्रोण पर्व इनकी रचना भी है, ठीक है। और नखशिख में नायिका भेद ग्रंथ है। दुर्गा भक्ति चंद्रिका, दुर्गा सप्तशती का अनुवाद है ये, ठीक है, दुर्गा भक्ति चंद्रिका। तो दासे दुर्गा भक्ति चंद्रिका और दासे द्रोण पर्व, दोनों रचनाएं आप याद कर सकते हैं। देखिए रासे रस रहस्य, जब आप रस रहस्य याद करेंगे तो रस शब्द में सा रहा है, रस रहस्य सा से संग्राम सार, रस रहस्य संग्राम सार, ऐसे याद करिए। युक्ति तरंगड़ी, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, द्रोण पर्व, नखशिख। ठीक साहब, बोलिए क्लियर हुआ? यस आर नो में आंसर दीजिए। यदि क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ें, आप कहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अन्यथा रुके रहेंगे। बताइए क्लियर हुआ इतना? चलिए, रीति सिद्ध कवि बिहारी जी आ जाते हैं। इनका जन्म 1595 ईस्वी और मृत्यु 1663 ईस्वी में होती है। बिहारी जी से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन कंफर्म है यहां से। जन्म इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में हुआ था, और पिता का नाम केशव राय चौबे और पुत्र कृष्ण कवि हैं। इनके आश्रयदाता जय सिंह थे। कौन थे? जय सिंह। इनके आश्रयदाता जय सिंह थे। जब राजा जय सिंह राजकाज छोड़कर भोग विलास में डूब गए, कौन? इनके आश्रयदाता जय सिंह राजकाज को छोड़कर भोग विलास में डूब गए, तब इन्होंने क्या लिखा? बिहारी दास जी ने यही लिखा, क्या? कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो विध्यो, आगे कौन हवाल। तो बिहारी की इस पंक्ति से प्रसन्न होकर, यहां पर कौन सा अलंकार है साहब? अन्योक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति मतलब अन्य के बारे में कही हुई उक्ति को अन्योक्ति कहते हैं।
तो बिहारी की इस पंक्ति से प्रसन्न होकर जयसिंह ने इन्हें काली पहाड़ी नामक गांव दान में दे दिया था। ठीक है, कौन सा गांव दिया था? काली पहाड़ी नामक गांव दान में दिया था। और इन्होंने बिहारी सतसई नाम से मुक्तक काव्य ग्रंथ लिखा। कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा? तो मुक्तक काव्य ग्रंथ लिखा, जिसमें 719 दोहे मिलते हैं। तो यदि पूछा जाए आपसे कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो ऑप्शन में 719 रहेगा तो 719 लगाइएगा। यदि 719 ना रहे, 713 रहे, तब 713 ही लगाना, क्योंकि इसमें 6 सोरठा भी हैं। क्या? 6 सोरठा भी हैं। और बिहारी सतसई की ख्याति के कारण, बिहारी सतसई के ख्याति के कारण ही किसी ने कहा है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगें घाव करें गंभीर। ठीक है, तो बिहारी की सतसई की ख्याति इसी से समझी जा सकती है कि इस पर 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। ठीक है, कितनी टीकाएं लिखी गई हैं? 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। 50 से अधिक टीका, कितनी टीकाएं? तो 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। आचार्य शुक्ल जी क्या लिखते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, क्या लिखते हैं? कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और बिहारी साहित्य में सतसई की परंपरा को भी देख लेते हैं। जैसे हाल कवि की गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में है साहब, गोवर्धनाचार्य की आर्या सप्तशती संस्कृत भाषा में है, और वी से वियोगी हरि और वी से वीर सतसई। तो वीर सतसई किसकी है? वियोगी हरि की। और शुक्ल जी कहते हैं कि इनके दोहे क्या रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इनके दोहे क्या रस के छोटे छोटे छींटे हैं। चलिए, बिहारी से जो और क्वेश्चन बन रहे हैं महत्वपूर्ण, उनको भी हम देख लेते हैं। बिहारी की भाषा को लक्षित करते हुए शुक्ल जी ने कहा कि बिहारी का गागर में सागर भरने का गुण प्रसिद्ध है। बिहारी का कौन सा गुण प्रसिद्ध है? तो गागर में सागर भरने का गुण प्रसिद्ध है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी की भाषा को लक्षित करते हुए लिखा है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी सतसई की प्रशंसा में क्या लिखा कि समस्त यूरोप में, कहा? समस्त यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। दोनों ही कथन इंपॉर्टेंट है साथियों। और पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई के दोहों को शक्कर की रोटी कहा है। किसने कहा है? पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। क्या कहा है? शक्कर की रोटी कहा है, शक्कर की रोटी। और बिहारी का जो प्रिय अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। और बलदेव प्रसाद उपाध्याय ने बिहारी को दोहा छंद का बादशाह कहा है। किसने कहा है? तो बलदेव प्रसाद उपाध्याय ने बिहारी को दोहा छंद का बादशाह कहा है। किसका? दोहा छंद का बादशाह कहा है। देखिए, ये जो है बिहारी के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध है। बिहारी दास जी जब ससुराल जाते हैं तो क्या कहते हैं कि ससुराल सुख की सारी, यानी वहां पर सुख ही सुख होता है। कहां पर? ससुराल में। ससुराल सुख की सारी। तो बिहारी के ससुर जी क्या कहते हैं कि जब रहे दिना दुईचारी, ससुराल सुख की सारी जब रहे दिना दुईचारी। बिहारी दास जी कहते हैं कि जब रहे महीना चारी, तो ससुर जी उनके कहते हैं कि तब खुरपी हंसिया हाथ। ठीक है, तो बिहारी और बिहारी के ससुर जी कहते हैं क्या कि ससुराल सुख की सारी कब? जब रहे दिना दुईचारी।
जब रहे महीना चारी तब खुरपी हंसिया हाथ। चलिए आगे हम सभी रीति मुक्त काव्य धारा देखते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा में सबसे पहले आते हैं आलम। कौन? आलम। आलम घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। तो घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, इनको याद रख लीजिए, ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो आलम की रचना है आलम केली, यहाँ पर आलम लिखा भी हुआ है। और माधवानल काम कंदला, श्याम स्नेही सुदामा चरित। सा से श्याम स्नेही, सा से सुदामा चरित, ये तीनों रचनाएं कैसी हैं? तो ये तीनों रचनाएं प्रबंध काव्य हैं। कौन कौन सी? माधवानल काम कंदला, श्याम स्नेही और सुदामा चरित, और आलम केली भी इनकी रचना है। ठीक है, चलिए। आलम की प्रेमिका या पत्नी का नाम शेख रंग रेजिन था। क्या था? शेख रंग रेजिन था। कहा जाता है कि इन्होंने एक पंक्ति लिखी थी। किसने लिखी थी? आलम ने लिखा था। क्या लिखा था? कि कनक छुरी सी कामनी काहे को कट छीन। कनक छुरी सी कामिनी काहे को कट छीन, ये पगड़ी में लिखा था। ठीक है, इस पंक्ति की पूर्ति शेख रंगरेजिन ने की थी। ठीक है, कटिको कंचन काट विधि कुंचन मध्य धरि दीन, ये पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी याद कर लीजिए। कौन? कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटिछीन, कटिको कंचन काट विधि कुंचन मध्य धरि दीन। ये मूलतः ब्राह्मण थे, लेकिन कौन? आलम मूलतः ब्राह्मण थे, लेकिन शेख रंगरेजिन के प्रेम में मुसलमान हो गए। ठीक है, ये मूलतः ब्राह्मण थे, लेकिन शेख रंगरेजिन के प्रेम में क्या हो गए? मुसलमान हो गए। चलिए घनानंद जी को देखते हैं। घनानंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साक्षात रस मूर्ति कहा है शुक्ल जी ने इन्हें। क्या कहा है? साक्षात रस मूर्ति कहा है। और आश्रय दाता है मोहम्मद शाह रंगीला। इन्हीं के यहाँ ये क्या थे? मीर मुंशी के पद पर कार्य थे। और इनकी रचनाओं के बारे में भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो का से कोकसार, का से कृपाकांड, वा से विरह लीला, वियोगी वेल, वियोग वेल, इश्क लता, रस केली वल्ली, सुजान सागर। सुजान सागर महत्वपूर्ण है। प्रीति पावस, प्रेम सरोवर। तो कोकसार भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो कोकसार, कृपाकांड, विरह लीला, वियोग वेल, इश्क लता, इश्क लता भी याद कर लीजिए। रस केली वल्ली, सुजान सागर, प्रीति पावस, प्रेम सरोवर। चलिए, कहा जाता है कि सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। उसी सुजान का प्रेम, किसका? उसी सुजान का प्रेम, यानी जिस वेश्या सुजान से प्रेम करते थे उसी का प्रेम ने इन्हें सुज्ञान के प्रेम तक पहुंचाता है। शुक्ल जी इनके बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ। किसके बारे में कहते हैं? तो यह घनानंद जी के बारे में कहते हैं। तो ठाकुर घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, ये सभी कवि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीति मुक्त काव्य धारा में। इनको सभी को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो आज यहीं तक साथियों। क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।